हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट मंत्रा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए बिना अपना समय वेस्ट किए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स लर्निंग ए लैंग्वेज ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज। स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं भाषा सीखने वाले, वो बोलते समय अपने आत्मविश्वास में गिरावट महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो भाषा के प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो यूनिक होते हैं। तो वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए एक उपाय क्या हो सकता है। पहला दिया हुआ है कि चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन क्लास, बच्चे जोर जोर से कक्षा में पढ़ें यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज। इस प्रकार ऐसे हम एक्टिविटीज को यूज करें, प्रयोग में लाएं जो गेम की तरह हो, ठीक है, जिनमें खेल शामिल हो। तीसरा कह रहा है कि स्ट्रिक्टली वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, मतलब कठोरता पूर्वक वर्बल अंतरक्रिया, शाब्दिक अंतःक्रिया कराएं कक्षा में। डी कह रहा है कि कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी विद ए काउंसलर, एक स्पेशल स्पीच थेरेपी को कंडक्ट कराएंगे एक काउंसलर के साथ, ठीक है। पहला देखिए, चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन क्लास, बच्चे जोर जोर से कक्षा में पढ़ें, ठीक है। देखिए बच्चे जोर जोर से कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ तो सुधरेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चे सक्रिय नहीं होंगे। जोर जोर से वो पढ़ तो लेंगे, लेकिन हमें उस ऑप्शन को देखना है कि जहाँ बच्चा सक्रिय हो, उसको बोझ ना लगे उसके ऊपर, ठीक है, उसको अच्छा लगे, वो अपने आप को फ्रेश फील करे, एक्टिव रहे। तो यहाँ पे बच्चा बस केवल पढ़ेगा तेज तेज से, तो यहाँ पे वो एक्टिव नहीं होगा। हमको बच्चे को एक्टिव रखना है, ये ध्यान में रख के चलना है कि बच्चा जिस विकल्प में सक्रिय होगा वही विकल्प हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन क्लास, बच्चा बस जोर जोर से कक्षा में पढ़े, ये अच्छा नहीं है। दूसरा देखिए, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर, हम ऐसे एक्टिविटीज़ को यूज़ करें जिनमें खेल शामिल हो और जिनकी आवश्यकता हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम जब गेम के माध्यम से उसको कोई ऐसा खेल खिलाएंगे कि जिसमें उसका प्रोनाउंसिएशन से संबंधित कुछ शब्द भी वो सीखे और खेल खेल में सीख जाए, तो ये सबसे अच्छा होगा प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। सी कह रहा है कि स्ट्रिक्टली वर्बल इंट्रैक्शन इन द क्लासरूम। देखिए स्ट्रिक्टली वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है यही बता रहा है कि कठोरता पूर्वक वर्बल इंट्रैक्शन है। हाँ, वर्बल इंट्रैक्शन इन द क्लासरूम ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली वर्बल इंट्रैक्शन इन द क्लासरूम ऐसा नहीं, आप कठोरता पूर्वक इंट्रैक्शन अंतःक्रिया नहीं कराएंगे। डी ऑप्शन देखिए, कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी विद ए काउंसलर। काउंसलर जो होता है ये आपका मनोचिकित्सक होता है। मनोचिकित्सक से हमारा तात्पर्य है कि वो अगर बच्चे में कोई ऐसी समस्या होती है कि जैसे उसको कोई मानसिक समस्या हो गई, कोई ऐसी, मतलब उससे ब्रेन से रिलेटेड समस्या हो गई, या कोई उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं। और ये जो यूनिक प्रोनाउंसिएशन वाला प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन की समस्या है, बोलने के कॉन्फिडेंस की समस्या है, ये एक नॉर्मल समस्या है जो अगर कोई भी बच्चा हो, अगर L2 के रूप में अंग्रेजी भाषा को सीख रहा है, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम आना बहुत ही कॉमन है, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस पहले शुरुआत में डाउन होता है कोई भी काम करने के लिए। तो इसके लिए हम काउंसलर के पास उसको नहीं भेजेंगे, बल्कि स्वयं से ही धीरे धीरे उसको खेलों में बोलना सिखाएंगे, खेल खेल में सीखेगा, उसको रोल प्ले करा देंगे, ठीक है। उसमें छोटे छोटे उनको वाक्य दे देंगे, वो एक वाक्य के माध्यम से खेल खेल में बोल बोल के एक दूसरे से इंटरेक्ट करके भाषा को सीख जाएंगे और उनकी समस्या भी दूर हो जाएगी। स्पेशल स्पेशल थेरेपी हम कंडक्ट नहीं कराएंगे, काउंसलर के पास नहीं भेजना। काउंसलर के पास तब भेजा जाता है जब कोई उसको डिसऑर्डर हो, ठीक है। तो ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है, इसको समस्या के रूप में भी हमको नहीं लेना चाहिए। एक बहुत आम बात है कि शुरुआती में इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में कॉन्फिडेंस सबका ही डाउन हो जाता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है। दूसरे प्रश्न की ओर आइए। दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है कि फिश विच स्किल्स आर रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब होता है कि ग्रम्यात्मक कौशल। ग्रम्यात्मक मतलब देखिए, रिसेप्टिव बना है रिसीव शब्द से, ठीक, रिसेप्टिव बना है रिसीव शब्द से, और रिसीव का मतलब क्या होता है कि रिसीव, हम कोई चीज़ जब प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं रिसीव करना। तो रिसेप्टिव बना है रिसीव शब्द से, और प्राप्त करने से हमारा तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो रिसेप्टिव स्किल में क्या होता है, हम देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। और किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो भी हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ अपने अंदर रिसीव करते हैं। तो आपका रिसेप्टिव स्किल क्या होगा, आप कहाँ से किसी चीज़ को रिसीव करते हैं, या तो सुन करके रिसीव करते हैं या तो पढ़ करके रिसीव करते हैं। तो जो जो रिसेप्टिव स्किल होगा
वो सुनना हो जाएगा, सुनना का मतलब आपका लिसनिंग हो जाएगा, ठीक है। और लिसनिंग के बाद से क्या, रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि पढ़ करके भी रिसीव करते हैं। तो आपका देखिए लिसनिंग और रीडिंग कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसका जस्ट अपोजिट होता है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ मतलब जैसे होता है ना कि किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना, आप निर्माण करते हैं, आप कुछ मतलब एक्सप्रेस करते हैं। तो आप किसी बात को कहते कैसे हैं, वो कहते हैं अपने प्रोडक्टिव स्किल के माध्यम से। प्रोडक्टिव स्किल आपका क्या होता है, बोलते हैं या आप फिर लिखते हैं। तो बोलना आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग, देखिए डी विकल्प में दिया हुआ है, ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्टिव स्किल, ठीक। प्रोडक्टिव यहाँ से प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ से रिसेप्टिव से रिसीव होता है, बच्चा रिसेप्टिव स्किल्स के माध्यम से रिसीव करता है, किसी चीज़ को ग्रहण करता है। और प्रोडक्टिव स्किल्स के माध्यम से प्रोड्यूस करता है, जो खुद के विचार हैं उसको प्रोड्यूस करेगा। तो राइटिंग और स्पीकिंग, या तो लिख देगा तो भी उसके मन के भाव प्रकट हो गए, और बोल दिया तो भी मन के भाव प्रकट। और ग्रहण कैसे कर रहा है, सुन के ग्रहण कर रहा है और पढ़ के ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो आपका लिसनिंग एंड रीडिंग आपका ग्रंथात्मक कौशल है, रिसेप्टिव स्किल है। और आपके प्रोडक्टिव कौन से हैं, राइटिंग और स्पीकिंग। आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, देखिए, while teaching hearing impaired students in an inclusive class it is necessary for a teacher to, मतलब ऐसी कक्षा को पढ़ाते समय, ऐसी समावेशी कक्षा को पढ़ाते समय जिसमें हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो सुनने में सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय आप के लिए क्या आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए टीचर टू, एक टीचर के रूप में आपके लिए क्या आवश्यक है। मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन। दूसरा कह रहा है कंडक्ट रेगुलर ए स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट्स। देखिए जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई है, इंक्लूसिव क्लास की बात हुई है, तो वहाँ पे कोई स्पेशल क्लास नहीं होता है, बल्कि उसी क्लास में हमको सबको लेके चलना होता है, ठीक है। एजुकेशन अंडर वन अम्ब्रेला, एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे सारे बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो विजुअल इम्पेयर्ड हो। अब हमको ये तय करना है कि हम अपने शिक्षण कौशल को किस प्रकार मतलब परिवर्तित करते हैं, उसमें क्या क्या मतलब चीज़ें मिलाते हैं कि जिससे हमारा जो टीचिंग हो वो और अच्छा हो जाए, ठीक है। तो हमको सबको ध्यान में रख के एक अच्छे टीचिंग मेथड को अपनाना होता है, जो सबके हिसाब से लचीला हो और सबके लिए अच्छा हो, सारे प्रकार के बच्चों के लिए अच्छा हो। उसमें हियरिंग बच्चे के लिए भी अच्छा हो, विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के लिए भी अच्छा हो, सबके लिए। तो रेगुलर स्पेशल क्लास हमको नहीं चलानी, हमको कैसे ही क्लास चलानी है, एजुकेशन वंडर अम्ब्रेला, एक ही मतलब छत के नीचे सारे बच्चों को लेके चलना है, ठीक है। तो ए विकल्प आपका गलत हो गया। बी इन कंस्टेंट टच विद द पेरेंट्स फॉर सच स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चों के अभिभावक हैं, आप उनके टच में, उनके टच से हमारा तात्पर्य उनके संपर्क में लगातार बने रहें, ठीक है। तो इस ऐसा करने से बच्चे से और पेरेंट्स से, यहाँ आपके क्लास में हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है तो आप पेरेंट्स से मिलके क्या करेंगे, ये भी विकल्प आपका गलत है कि लगातार आप बस बच्चे के पेरेंट्स से मिलते रहेंगे। पेरेंट्स से मिलने का बस हमको क्या करना होता है, पीआरटी में मिलना होता है, वहाँ पे उसका जो पोर्टफोलियो है उस वगैरह उसका रिकॉर्ड वगैरह पेरेंट्स के साथ शेयर करना होता है, ठीक है। पेरेंट्स से ऐसे सिचुएशन में हमको नहीं बात करना होता है, ठीक। डी कह रहा है कि यूज क्यू कार्ड टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट, ऐसा भी नहीं कि आप क्यू कार्ड को बस सिग्नल करेंगे अपने टीचिंग कंटेंट के लिए, ठीक है, ये भी बात गलत है। चौथा कह रहा है कि मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है, यह सुनिश्चित करना है कि आप कैसे साइंस मतलब सांकेतिक भाषा और नॉन वर्बल सिग्नल्स मतलब अशाब्दिक संकेतों को प्रयोग करके अपने उनके कम्युनिकेशन को, अपने कम्युनिकेशन को उनके साथ क्या करेंगे, एक संबंध स्थापित करेंगे, ठीक। क्योंकि बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, सुनने में तो सक्षम है नहीं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इशारे के साथ और अशाब्दिक संकेतों के साथ उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। तो आपका ए विकल्प यहाँ पे तीसरे का बिल्कुल सही है। चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, द बेस्ट टाइम टू लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज इज इन, मतलब एक ऐसा समय जो सेकेंड लैंग्वेज मतलब जो भाषा बच्चा स्कूल में आके सीखता है, ठीक है। जैसे एक हिंदी भाषी बच्चे के लिए उसका सेकेंड लैंग्वेज, अगर वो अंग्रेजी सीख रहा है तो उसके लिए अंग्रेजी है, ठीक। तो ऐसे बच्चे के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा, ठीक है, कि सेकेंड लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाए, उसके लिए एक बढ़िया समय अवधि क्या होगी।
पहला है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है जूनियर स्कूल, तीसरा है सीनियर सेकेंडरी स्कूल और चौथा है ए पिजिन। देखिए आपका अर्ली चाइल्डहुड का मतलब आपका जो है ये सेंसरी मोटर स्टेज के बाद से आपका जो पीरियड आता है वो अर्ली चाइल्डहुड का आ जाता है। तो वो है जूनियर स्कूल, मतलब जब बच्चा 6 to 8 क्लास में जाए, ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जब उसके आगे चला जाता है बच्चा। और ए पिजन, पिजन क्या होता है कि ये आपका, ये भी एक समझ सकते हैं कि जैसे मल्टीलिंग्विज्म नहीं होती है उसी तरह का ये भी होता है कि जिसमें कई तरह के लोग होते हैं और अपने अपने बातों को, वहाँ पे कोई कॉमन भाषा नहीं होती है, सबकी भाषा को सम्मान दिया जाता है और सब आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो ए पिजन है, ये हो गया। और पूछा क्या है कि बेस्ट टाइम लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सेकंड लैंग्वेज को। तो देखिए चाहे सेकंड लैंग्वेज को लर्न करना हो, चाहे आपका लैंग्वेज का एक्विजिशन हो, उसके लिए आपका जो सबसे अच्छा पीरियड होता है बच्चे के लिए वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, 0 to 6 ईयर्स। चाहे सेकंड लैंग्वेज सीखना हो, चाहे लैंग्वेज का एक्विजिशन हो, उसके लिए आपका अर्ली चाइल्डहुड सबसे बेस्ट पीरियड माना जाता है। और जूनियर स्कूल में बच्चा 11 साल पे एंट्री लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप गलत हो जाएगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे भी आगे जाके लेगा। और ये पिजन, तो पिजन कोई अवधि नहीं है, कोई समय ऐसा नहीं है जिसमें बच्चा पढ़ता है, बल्कि ये एक सिचुएशन होता है, ये एक क्या है, पूरी प्रक्रिया होती है। तो आपका अर्ली चाइल्डहुड बेस्ट टाइम होता है टू लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज, टू एक्वायर ए सेकेंड लैंग्वेज, टू डेवलप लैंग्वेज डेवलपमेंट। इवन डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो बेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द अर्ली चाइल्डहुड। ओके, आगे चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड, बच्चों को पढ़ना सिखाते समय एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन। बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए किस समय टीचर को फोकस करना चाहिए, ठीक है। कि बच्चे को आपको पढ़ना सिखाना है तो किस समय आप ये मानते हैं कि आप किस समय बच्चे को पढ़ने के लिए सिखाना शुरू करेंगे। व्हेन चिल्ड्रन रीच क्लास सेकंड, जब बच्चा कक्षा 2 में पहुंच जाए। आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्नड हाउ टू डिकोड, बच्चा जब डिकोड करना सीख चुका हो। डिकोड करने से हमारा तात्पर्य है कि कोई आपने जैसे एप्पल यहाँ पे लिखा, ठीक है, और बच्चा एप्पल को देखने के बाद समझ गया कि सेब की बात हो रही है, तो उसने इस एप्पल वर्ड को डिकोड कर लिया। तो बच्चा जब डिकोड करना सीख गया हो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक शुरुआत से। वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक्स, एक बार जब बच्चा पूर्ण रूप से फोनिक्स में क्या कर लिया हो, अपने मास्टरी को अर्जित कर लिया हो, ठीक है। और आपका देखिए तो फोनिक्स भी क्या होता है, एक आपका मेथड होता है। फोनिक्स आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोनिक्स क्या है, तो आपका फोनिक्स जो होता है एक मेथड होता है राइटिंग और रीडिंग को सिखाने के लिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चा शुरुआती तौर में फोनिक्स के माध्यम से क्या करता है, लिखना और पढ़ना सीखता है। और आपसे पूछा क्या है कि किस पॉइंट पे आप उसको मानते हैं कि उसको पढ़ना सिखाना आप शुरू करेंगे। तो फोनिक्स पढ़ना सिखाने का या पढ़ना सिखाने के लिए शुरू करने के लिए कोई समय नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक। तो ये विकल्प आपका समझ सकते हैं आप गलत हो गया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक शुरुआत से, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप ठीक शुरुआत से उसको पढ़ना सिखाना शुरू करेंगे। और क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि भाषा के आपके सारे कौशल LSRW एक साथ चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को लिसनिंग सिखाएंगे तो उसका रीडिंग, अगर वो लिसनिंग सीखेगा तो रीडिंग भी सीखेगा, सब कुछ साथ में होता है, ठीक। सब एक अंतः संबंधित प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रीडिंग सिखाना है। और बच्चा आप जैसा कि जानते हैं आते ही वर्णमाला से स्कूल में परिचित होगा, अल्फ़ाबेट से उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पे उसका बिगिनिंग हो जाएगा पढ़ना सीखने के लिए। ज़रूरी नहीं है वो बड़े बड़े शब्दों को पढ़ पाए। जैसे जब बच्चा अल्फ़ाबेट पढ़ना सीखने लगता है तो वहीं से उसके रीडिंग सीखने की शुरुआत हो जाती है। और आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड, मतलब जब बच्चा सीख जाएगा डिकोड करने के लिए तब आप उसको पढ़ना सिखाना शुरू करेंगे, तो ये बात गलत है। जब उसको डिकोड करना आ गया मतलब वो पढ़ना सीख चुका है, ठीक। उसके बाद से व्हेन चिल्ड्रन रीच क्लास सेकंड, ये भी आपका कहता है बच्चा शुरुआत में आते ही पढ़ना सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे वो सीखते रहता है, वो कुछ भी सीखेगा तो उसके साथ उसके पढ़ने का भी सीखना चलता रहता है, उसका लर्निंग होते रहता है। आइए 6वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न आपका देखिए क्या है।
छठवां कह रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रेसिटेशन इन लैंग्वेज क्लासरूम। पोएट्री मतलब भाषा की कक्षा में पोएट्री के रेसिटेशन का क्या मुख्य पर्पज है, क्या मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो रेसिटेशन का मतलब होता है कि जब बच्चे गा गा के कविता को पढ़ते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रेसिटेशन। पहला ऑप्शन है टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, मतलब पोएम को एंजॉय करने के लिए और अप्रिशिएट पोएम के महत्व को पहचानने के लिए। टू गिव दियर ओपिनियंस अबाउट द पोएम, बच्चे अपने भावों को पोएम के ऊपर दे पाएं। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हर वर्क, बच्चे पोएट के जो वर्क है, जो पोएट का कार्य है उससे, और टू बिकम अवेयर ऑफ पोएट मतलब बच्चे पोएट से और उसके कार्य के साथ क्या हो पाए, अवेयर हो पाए, उनके बारे में जान पाए। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, मतलब जो पोएम की आपकी हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड पृष्ठभूमि है उसको बच्चे जान पाए। ठीक, देखिए प्रश्न है कि मेन पर्पस ऑफ पोएट्री रेसिटेशन। तो देखिए जो पोएट्री रेसिटेशन का मेन पर्पस होता है वो आपने अपने डीएलएड बीटीसी जो भी किया होगा उसमें पढ़ा भी होगा कि इंजॉय द अप्रिशिएट और इंजॉय द पोएम, पोएम को इंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए और उसके महत्व को समझने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए पोएट्री का रेसिटेशन होता है। ठीक है, और जो बाकी आपके तीन ऑप्शन है, टू गिव द ओपिनियन अबाउट पोएम, ये भी विकल्प पोएम के बारे में सही है, इस प्रश्न के हिसाब से नहीं सही, लेकिन पोएम पढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें भी क्या है, सही हैं। टू गिव दियर ओपिनियंस अबाउट पोएम ठीक है। टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हर वर्क, ये भी विकल्प आपका निगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, ये भी बात सही है, लेकिन देखिए ओपिनियन देना होगा, अवेयर होना होगा बच्चे को पोएट के वर्क से और पोएट से, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना होगा। तो ये काम बिना रेसिटेशन के भी हो सकता है, इसके लिए रेसिटेशन आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ कि रेसिटेशन, रेसिटेशन से मतलब गा गा के पढ़ रहा है, तो उसमें गा गा के क्यों पढ़ते हैं बच्चे, जिससे आनंद आए उनको। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, इंजॉयमेंट। एप्रिसिएशन से भी ज़्यादा यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है। और बाकी ये तीन विकल्प किसके लिए, अगर यहाँ पे पोएट्री यहाँ रेसिटेशन वर्ड हटा दिया होता, पूछ लिया होता कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोएट्री इन ए लैंग्वेज क्लासरूम, तो आपके चारों विकल्प सही हो जाते, ऑल ऑफ देम। ठीक है, लेकिन रेसिटेशन लगा दिया तो आपका ए सही होगा। बाकी इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे कि पोएट्री टीचिंग के ये भी तीनों क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, लेकिन रेसिटेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो एप्रिसिएशन एंड एंजॉयमेंट होता है। ओके, तो आते हैं अपने अगले प्रश्न 7वें की ओर। 7वां प्रश्न आपका दिया हुआ है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाषा सिखाना, चाहे इंग्लिश भाषा सिखानी हो, चाहे संस्कृत भाषा सिखानी हो, चाहे असमिया, कन्नड़, उर्दू, अरबी कुछ भी सिखानी हो, भाषा सीखने का प्राथमिक स्तर पर एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चा क्या सीख जाए, भाषा प्रयोग सीख जाए। ठीक है, इस शब्द को आप रखेंगे अपने दिमाग में कि बच्चे को क्या आ जाए, भाषा प्रयोग आ जाए। ठीक है, बच्चे को प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है भाषा प्रयोग। इसको अगर आप रख लेंगे अपने मस्तिष्क में, तो आपका जब भी भाषा का उद्देश्य पूछेगा या भी भाषा से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी एक मतलब दो शब्दों के आधार पर कई सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ। समझ गए होंगे आप कि अंग्रेजी को जीवन के विभिन्न सिचुएशन, मतलब डिफरेंट सिचुएशन, विभिन्न संदर्भों में क्या करना, प्रयोग करना। अंग्रेजी का प्रयोग करना बच्चा अपने जीवन के विभिन्न स्थितियों में सीख जाए। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, देखिए कि बच्चा जो है अंग्रेजी को ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना सीख जाए। देखिए एक्सेंट का मतलब होता है कि द वे समवन स्पीक, ठीक है, जो टोन होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेंट। ठीक, तो द वे समवन स्पीक, तो बच्चा जो है वो क्या सीख जाए, ब्रिटिश एक्सेंट में सीखना चाहिए। तो देखिए हमारे भारत के लिए ये सब चीज़ें नहीं है कि भारत का बच्चा प्राथमिक स्तर पर ब्रिटिश एक्सेंट बोलने में पारंगत हो जाए, ऐसा नहीं है। हमारा जो सबसे ज़रूरत है, कम से कम उसको इतनी तो अंग्रेजी आ जाए कि वो अंग्रेजी को समझने लगे। कहीं रेलवे स्टेशन पे जा रहा है तो कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ है तो उस बोर्ड को देख के समझ पाए, ठीक है, इतना तो उसको आ जाए। कहीं वो खो गया है और उसको कोई इंग्लिश स्पीकर मिल गया, उसको हिंदी
नहीं आती है सामने वाले को, तो इंग्लिश में कम से कम इतना बता पाए कि मैं खो गया हूँ, मुझे मेरे पापा का ये नाम है, मेरा ये मोबाइल नंबर है, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को इतनी भाषा आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, ये आपका बिल्कुल सही कि भाषा प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में, विभिन्न क्या बोलते हैं परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग वो सुचारू रूप से कर ले। सी कह रहा है स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम। देखिए, हमारे अधिगम का, हमारे लर्निंग का कभी भी उद्देश्य अंक प्राप्त करना है ही नहीं। एक इवेल्युएशन तो इसलिए बना दिया गया है कि जिससे टीचरों की जांच हो सके, ठीक है, टीचरों की जांच हो सके और थोड़ा बच्चे के बारे में पता चल सके। लेकिन हमें कभी मार्क के आधार पर, ठीक है, किसी को कभी गेस नहीं कर देना है। कोई बच्चा होता है कि जो अपने एग्जाम में कम मार्क्स पाता है लेकिन वो आगे चल के ज़्यादा सक्सेस होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, क्यूरियस होता है, वो सक्रिय होता है। लेकिन कोई बच्चा होता है जो बस रट रट के मार्क्स ला लिया है लेकिन आगे कुछ नहीं कर पाता है। तो मार्क्स इज ए निगेटिव एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मार्क्स में हमें थोड़ा सा भी वो नहीं करना है कि मार्क्स लाना हमारा कोई मुख्य उद्देश्य है, नथिंग। मार्क्स हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए कि जो हमारा बच्चा है वो भाषा प्रयोग को सीख जाए, ठीक है, वो अपने जीवन को सरल बना पाए, जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए। अच्छे मार्क्स ला भी रहे हैं, उसके बाद से फिर आगे कुछ हो नहीं रहा है, तो इसका कोई मतलब है। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, आप प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखा देंगे और व्याकरण सिखा देंगे, और व्याकरण सिखाने का मतलब भी क्या होता है कि अगर उस व्याकरण का वो प्रयोग नहीं कर पाता है, तो ये भी विकल्प आपका गलत है। यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, यस इट इज़ बिल्कुल करेक्ट कि वो इंग्लिश के यूज़ को डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ में कर पाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेन पर्पज, सॉरी ये क्वेश्चन आपका लग रहा है रिपीट हो गया, इसको हमने किया हुआ है कि टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। रेमेडियल टीचिंग इज फॉर, रेमेडियल टीचिंग इज फॉर, पहला विकल्प है इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, मतलब जो आपका विद्यालय है उसके स्कूल का जो इमेज है, इमेज का मतलब जो स्कूल की छवि है उसको इम्प्रूव करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए। द लर्नर टू लर्न बेटर, शिक्षार्थी के लिए कि वो अच्छा सीख पाए। द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज हर टीचिंग, विद्यार्थी के लिए कि वो अच्छा सीख पाए और शिक्षक के लिए को अपने शिक्षण में क्या कर पाए, इम्प्रूवमेंट कर पाए, सुधार कर पाए। द टीचर टू टीच बेटर, शिक्षक के लिए कि वो अच्छा पढ़ा पाए। देखिए, दो तरह की टीचिंग होती है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक आपका होता है रेमेडियल टीचिंग, ठीक है, और एक आपका होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग सबसे पहले आपकी होती है डायग्नोस्टिक टीचिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक टीचिंग से हमारा तात्पर्य ये होता है कि हमें बच्चे की जो कमियां है, कमियां, हमको बच्चे में तो कमियां होती ही नहीं है, सॉरी फॉर दिस, बच्चे की कमियां नहीं, जो बच्चे के अधिगम में बाधाएं आ रही हैं उनको हम डायग्नोज कर पाएँ। डायग्नोज का मतलब है कि पहचान पाएँ, ठीक है, और उस उस मतलब जो बच्चे की प्रॉब्लम्स हैं उसको पहचानने के बाद से हम रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, रेमेडी करते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनको ठीक करते हैं, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग किस लिए होती है कि बच्चे का जो लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर पाएँ। और रेमेडियल टीचिंग से पहले क्या हम करते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि रेमेडियल टीचिंग इज फॉर, रेमेडियल टीचिंग किस लिए है, इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ स्कूल, मतलब कि विद्यालय की छवि को इम्प्रूव करने के लिए, विद्यालय की छवि में सुधार करने के लिए। देखिए, हमारा कभी भी केंद्र बिंदु हमारा विद्यालय, हमारा शिक्षक, ये सब नहीं होता। हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि बालक का भला हो, क्योंकि स्कूल का निर्माण, शिक्षण पद्धति का निर्माण, सब चीज़ का निर्माण किसके लिए किया गया है कि हमारा बच्चा पढ़ पाए, सब कुछ बच्चे के लिए है। तो इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, स्कूल का इमेज हमें इम्प्रूव नहीं करना है। इसको हमने इम्प्रूव कर लिया, खूब बढ़िया कर लिया विद्यालय की छवि को, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा ही नहीं है, तो फिर इससे क्या मतलब निकलता है। द लर्नर टू लर्न बेटर, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग इसलिए कि जो मतलब लर्नर है, शिक्षार्थी, वो अच्छा सीख पाए, अच्छी बात है। सी कह रहा है द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज हर टीचिंग। देखिए, ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है कि लर्नर के लिए है रेमेडियल टीचिंग, शिक्षार्थी के लिए कि वो अच्छे से सीख पाए, और टीचर के लिए कि वो अपने टीचिंग में इम्प्रूवमेंट ला पाए। देखिए, आपने किसी बच्चे को मान लीजिए अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं, ठीक,
आप किसी बच्चे को अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं और वो अल्फ़ाबेट को सीख नहीं पा रहा है, बार बार दिक्कत कर रहा है, बार बार वो सीख नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। आप उसमें पता लगाएंगे कि बच्चा किस लिए नहीं सीख पा रहा है। हो सकता है आपके पढ़ाने का मेथड गलत हो, तो अगर आपके पढ़ाने का मेथड गलत है तो आप उस मेथड को भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। इसीलिए ए विकल्प आपका सही है कि टीचर समस्याओं को जानेगा कि क्या समस्याएं हैं जो अधिगम में बच्चे की आ रही हैं, उन समस्याओं को पहचानेगा। हो सकता है वो समस्याएं शिक्षक में ही हो, वो पढ़ाने की जो उसकी विधि हो वो प्रभावशाली ना हो, तो खुद में भी वो इम्प्रूवमेंट लाएगा। द टीचर टू टीच बेटर, टीचर खाली अच्छा टीच करके क्या कर पाएगा, केवल अच्छा टीच करके क्या कर पाएगा जब ये जान ही नहीं पाएगा कि कमी कहाँ है, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका डी विकल्प जो है ये भी आपका गलत है, सी आपका बिल्कुल सही है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू, जो डिक्शनरी है इसका क्या एक मतलब उद्देश्य नहीं है, एक किस प्रकार से इसका इसका एक कार्य नहीं है, ठीक है, कि किस चीज़ में लर्नर जो है शिक्षार्थी की सहायता नहीं करती है। तो देखिए पहला दिया हुआ है फाइंड आउट हाउ टू से ए वर्ड, कि ये जानना कि एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, एक शब्द को कैसे बोलते हैं। बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, कि ओरल कम्युनिकेशन मतलब बातचीत में उसको प्रोफिशिएंट बहुत अच्छा सुदृढ़ बना देने के लिए। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, मतलब जो आपका शब्द है उसके अर्थ को ढूंढने के लिए। चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब कि जो वर्ड है वो नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है, ये चेक करने के लिए। तो देखिए फाइंड आउट हाउ टू से ए वर्ड, ये आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। वहाँ पे फोनेटिक्स के कुछ ऐसे आपके साइंस दिए होते हैं जिनको देख के जो फोनेटिक्स समझता है वो समझ जाता है कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। तो ये डिक्शनरी में आपका दिया होता है। बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, ये डिक्शनरी में नहीं दिया होता है कि किसी वर्ड को देख करके बच्चा क्या होगा कि प्रोफिशिएंट हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, किसमें, अपने ओरल कम्युनिकेशन में, अपने बातचीत में। वहाँ बस शब्द का अर्थ दिया होता है, शब्द को कैसे बोला जाता है ये दिया होता है, और ये दिया होता है कि जो वर्ड है वो किस जेनरा से बिलोंग करता है, मतलब उसका वो क्या है, एक तरह से इंग्लिश के किस पार्ट से बिलोंग करता है, वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या इंटरजेक्शन है, क्या है, ठीक है। तो ये नहीं दिया होता कि कैसे बोलना कैसे है ओरल कम्युनिकेशन के लिए। उस वर्ड को सीखने के बाद जब वो बार बार एक्टिव यूज करेगा, ठीक है, वर्ड का भी दो यूज होता है, एक्टिव यूज और पैसिव यूज। जब बच्चा एक्टिव यूज करेगा उस वर्ड का बार बार अपने दिनचर्या में, तब उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। तो ये चीज़ आपका डिक्शनरी में नहीं दिया होता है। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ये तो आप जानते होंगे कि उसके अर्थ को ढूंढने के लिए, इसीलिए तो मुख्य रूप से लोग डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करने के लिए ये भी बात आपका बिल्कुल सही है कि जो वर्ड है वो नाउन है या प्रोनाउन है, ये चेक करने के लिए होता है। तो फाइंड आउट हाउ टू से ए वर्ड, ये भी दिया होता है, लेकिन ये दिया होता है, लेकिन ये सबके समझ में नहीं आता है कि फाइंड आउट हाउ टू से ए वर्ड, क्योंकि ये किसी किसी डिक्शनरी में तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली लिख दिया होता है कि हिंदी में कि शब्द को कैसे बोलना है, लेकिन किसी किसी में फोनेटिक्स के साइन दिए होता है, फोनेटिक्स का संकेत दिया होता है। तो जो फोनेटिक्स पढ़ा होता है वही समझ पाता है। बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में बच्चा तभी अच्छा हो पाएगा, प्रोफिशिएंट हो पाएगा जब शब्दों को एक्टिवली यूज करेगा अपने डेली लाइफ में। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सबको ये पता है कि इसीलिए तो मेन लोग डिक्शनरी का यूज करते हैं। चेक द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी आप देखेंगे तो उसमें दिया होगा, एक बार आज डिक्शनरी को खोल के जरूर देखिएगा कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि द टर्म कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इज एसोसिएटेड विद, मतलब जो टर्म है एक कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट एक इसके साथ संबंधित है, एसोसिएटेड है। लेव वाइगॉत्स्की, स्टीफन कैरसन, नॉम चॉम्स्की, जेम्स एशर। देखिए जो आपके लेव वाइगॉत्स्की हैं, ये इनका लैंग्वेज के संबंध में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो आपकी भाषा है वो टूल है, ठीक। भाषा को टूल कौन मानता है, यंत्र कौन मानता है, आपके लेव वाइगॉत्स्की मानते हैं। और ये कहते हैं कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से क्या सीखेगा, भाषा को सीखेगा, और ये जो लैंग्वेज है एज ए टूल उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की हेल्प करेगा। स्टीफन कैरसन कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का जो
संप्रत्यय है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, वो स्टीफन कैरसन के साथ ही एसोसिएटेड है। इसको स्टीफन कैरसन ने ही डिस्कवर किया है। और स्टीफन कैरसन को आप देखेंगे तो ये भी आपके लिंग्विस्ट में आते हैं। इन्होंने थियोरी दिया हुआ है जिनमें इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिया हुआ है। जिस दिन मैं लैंग्वेज की थियोरीज पढ़ाऊंगा उस दिन स्टीफन कैरसन के 5 हाइपोथेसिस का भी डिस्कस करूंगा। नॉम चॉम्स्की को देखिए, नॉम चॉम्स्की आपके जो हैं ये भी अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बच्चा जन्मजात भाषा अर्जन, मतलब भाषा के एक्विजिशन के उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है, इनबॉर्न कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। और वो किसके माध्यम से होती है, ये एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इस एलईडी के माध्यम से बच्चा क्या करता है, भाषा का अर्जन करता है, जो कि ये हाइपोथेटिकल होता है, ये आपका परिकल्पित होता है। रियलिटी में ये दिमाग में कुछ होता नहीं है एलईडी। बस उन्होंने एलईडी के संप्रत्यय का यूज करके, ठीक है, इसके नाम को यूज करके अपने थियरी को दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई दिमाग को खोल के देखेंगे ऑपरेशन थिएटर में तो एलईडी नहीं दिखेगा, बस एलईडी को उन्होंने मान लिया है हाइपोथेटिकली, ठीक है। और क्या कहते हैं एलईडी के बारे में, भाषा के बारे में नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में यूनिवर्सल ग्रामर होता है, मतलब इनबॉर्न कैपेबिलिटी होती है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है बच्चे में, कि जो व्याकरण है वो सार्वभौमिक होता है बच्चों में, वो अपने आप से सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा कभी ये नहीं कहता है कि अगर कोई लड़का है तो कहता है मैं खाना खाता हूँ, और कोई लड़की है तो कहती है मैं खाना खाती हूँ। आपने कभी नहीं देखा होगा लड़के को ये कहते हुए कि मैं खाना खाती हूँ। ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चा अर्जन के माध्यम से ग्रामर भी सीख जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को आपका कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। और आपका देखिए ये जो जेम्स एसर है, आप पढ़ेंगे, एक आपका अप्रोच है जिसमें आप देखेंगे कि टोटल फिजिकल रिस्पांस, ठीक है। ये भी आपका एक लैंग्वेज का अप्रोच है, टोटल फिजिकल रिस्पांस। इसको जेम्स एसर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे संबंधित है। आपका जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट है वो किसके साथ संबंधित है, वो आपका स्टीफन कैरसन के साथ संबंधित है। और स्टीफन कैरसन क्या कहते हैं भाषा के बारे में, वो कहते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, जो उसके भाषा सीखने का दायरा हो, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट में स्टीफन कैरसन नहीं बताते कि जो उसके भाषा सीखने का दायरा हो उससे लेवल 1 करके, मतलब +1 लेवल करके उसको परिवेश दिया जाए। मतलब जैसे बच्चे की जो योग्यता है, जो जान सकता है, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके +1 करके उसको ऐसा परिवेश दिया जाए। तो यहाँ पे आपके कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट कौन एसोसिएटेड है, स्टीफन कैरसन, ठीक है। जेम्स एसर आपके टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। नॉम चॉम्स्की एलईडी का बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की लैंग्वेज एज ए टूल देखते हैं। लैंग्वेज को आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देखते हैं। द पर्पज ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, मतलब जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसका एक पर्पज क्या नहीं है, उसका एक उद्देश्य क्या नहीं है। देखिए, जब भी किसी एक्सरसाइज की बात हो, किसी पाठ्यवस्तु की बात हो, किसी किताब की बात हो, प्राथमिक स्तर के कुछ भी हो, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ बच्चे के किसके लिए होगी, यूज के लिए होगी, बच्चे के प्रयोग के लिए होगी, बच्चे के हित में होगी। जो जब भी आपसे किताब से संबंधित बात पूछे, प्रश्न से संबंधित बात पूछे, तो जहाँ जो चीज़ बच्चे के हित में नहीं होगा वही विकल्प आपका गलत होगा। तो देखते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज का पर्पज क्या नहीं है। डेवलप क्रिएटिविटी अमॉन्ग लर्नर्स, मतलब सृजनात्मकता को विकसित करना सभी बच्चों के बीच में, सभी बच्चों में। ये बात आपका बिल्कुल सही है। ये तो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म कूद कूद के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हमको बच्चे में क्या करना है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, उसके क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करना है। बिल्कुल सही है, नॉट पूछा है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बिल्कुल। अगर बच्चा खुद को, आपको मतलब इसका प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद की अभिव्यक्ति करने के लिए आप उनको क्या देंगे, मौका देंगे, पर्याप्त मौका देंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बच्चे को मौका नहीं देंगे तो फिर वो कैसे सीख पाएगा। अगर वो अपनी बातों को, आपसे अपनी समस्याओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तो फिर वो कैसे सीख पाएगा, उसको सीखने में समस्या होगी। सी मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चंस, समझ रहे होंगे आप इस विकल्प को। दी कह रहा है द गिव एक्सपोजर टू लैंग्वेज लर्निंग, मतलब लैंग्वेज लर्निंग के लिए एक्सपोजर देना, ऐसे एक्सपोजर में ऐसे परिवेश का निर्माण करना कि जो उसके भाषा के लर्निंग में सहायता करे। तो बिल्कुल, जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज होती हैं उनमें बच्चा सीखेगा, कुछ एक्टिव वर्ड्स पढ़ेगा, कुछ पैसिव वर्ड्स पढ़ेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा और उन्हीं वर्ड को तो यूज करेगा। तो बिल्कुल एक्सपोजर देती हैं, ये आपका सही है।
लेकिन पूछा है नॉट टू, तो जो सब अच्छे विकल्प होंगे वो गलत हो जाएंगे और जो गलत होगा वो सही हो जाएगा। देखिए, मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन, बस क्वेश्चंस के आंसर रट लेना। तो आप जानते हैं रट्टाफिकेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ लर्निंग, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा लर्निंग में, सीखने में रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 13वां विच अप्रोच लेस ए लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन, मतलब कौन सा अप्रोच है जो हैबिट फॉर्मेशन मतलब आदत निर्माण के ऊपर जोर डालता है, एम्फेसिस डालता है। ठीक है, देखिए हैबिट एक किसी भी बालक के लिए, किसी भी बच्चे के लिए आदत का निर्माण करना या किसी भी व्यक्ति के लिए आदत का निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आदत आपका जो सामान्य व्यवहार है उससे 10 गुना प्रभावी व्यवहार होता है। इस संबंध में किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा भी है, अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो हमारे सामान्य व्यवहार से 10 गुना प्रभावी होता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की आदत किसी में पड़ जाए, ठीक है, पढ़ने की आदत पड़ जाए तो बच्चा 100% सक्सेस हो जाएगा। ठीक, तो आदत बहुत बड़ी भूमिका निभाती है एक व्यक्ति के सफलता में, एक बालक के सफलता में और असफलता में। हमें अपने बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना है। ठीक है, विकल्प देखते हैं कि कौन सा ऐसा अप्रोच है जो हैबिट फार्मेशन के ऊपर इम्फेसिस डालता है, दबाव डालता है, जोर डालता है, प्रमोट करता है। इलेक्टिक अप्रोच, इक्लेक्टिक अप्रोच आपका क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम कहते हैं मिक्स्ड अप्रोच। अब आपको मिक्स्ड अप्रोच से इक्लेक्टिक अप्रोच भूलेगा नहीं। इक्लेक्टिक अप्रोच में क्या होता है कि मिक्स्ड जो सारे अप्रोचेस हैं उनके प्रिंसिपल को मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपका क्या हो रहा है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में बच्चा बात के माध्यम से सीखेगा, आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें बच्चा ट्रांसलेट करके सीखेगा, डायरेक्ट मेथड है बच्चा वहाँ पे उसको डायरेक्टली सिखाया जाएगा, उसके मतलब प्रथम भाषा का यूज़ नहीं किया जाएगा, बस इंग्लिश का यूज। लेकिन इक्लेक्टिक अप्रोच ऐसा अप्रोच है जहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का भी कुछ हम नियम ले लेंगे, कुछ नियम हम आपके कम्युनिकेटिव अप्रोच का भी ले लेंगे, कुछ नियम हम आपके बायलैंग्वेज मेथड का भी ले लेंगे। ऐसे ऐसे सारे अप्रोचेस से कुछ कुछ रूल्स निकाल करके अपने हिसाब से जो उस समय ज़रूरी होगा उसको बना लेंगे। तो इक्लेक्टिक अप्रोच आपका मिक्स्ड अप्रोच होता है और ये आपका बहुत बढ़िया होता है कक्षा के लिए। ठीक है, मुझे तो विशेष रूप से मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मुझे ये अप्रोच सबसे अच्छा लगता है क्योंकि जो शिक्षक की ज़रूरत होगी उस अप्रोच का यहाँ पे वो कहीं से भी ले करके 2-3 अप्रोचेस को मिला करके यूज कर लेगा। ठीक है, कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखा था। संज्ञानात्मक विकास से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा जो है उसको ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि जो उसको सक्रिय रूप से करके सीखेगा। ठीक है, वहाँ पे वो खुद से चीज़ों को छानबीन करेगा, खुद से उनको देखेगा, समझेगा। तो ये आपका होता है कॉग्निटिव अप्रोच, यहाँ पे बच्चे को फ्री रखा जाता है। कम्युनिकेटिव अप्रोच, जैसे आप देख सकते हैं कम्युनिकेटिव नाम में ही छिपा हुआ है कि यहाँ पे बातचीत करके भाषा का क्या किया जाता है, भाषा का निर्माण कराया जाता है, भाषा का अधिगम करवाया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में डी कह रहा है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बिल्कुल, ये देखिए बिहेवियरिस्टिक, आप समझ रहे होंगे कि आदत की बात कौन करता है। पावलो की थियोरी में, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियोरी में आपने, या फिर किसी का भी थ्योरी लेंगे जो व्यवहारवादी हैं, जो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, स्किनर हो गए, ये आपके अनुकूलित अनुक्रिया का बात करते हैं पावलो, ये लोग क्या किए, कुत्ते के सामने घंटी बजाए। ऐसा नहीं कुत्ता पहले दिन से आना शुरू कर दिया था, घंटी बजाए होंगे, वो 3-4 दिन उसको लगा होगा, 10 दिन आदत पड़ने में, फिर आदत पड़ने के बाद वो डेली आता था घंटी बजने पे। ठीक है, स्किनर के उसमें चूहा जो है वो क्या करता था, अपना लीवर दबाता था, उसको खाने के लिए मिल जाता था, उसकी आदत पड़ गई, बार बार लीवर दबाता था। तो फॉर्मेशन की, हैबिट फॉर्मेशन की बात, आदत डलवाने की क्या कौन बात करता है, आपके व्यवहारवादी लोग करते हैं। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच आपका यहाँ पे से होगा। यही लोग हैं, व्यवहारवादी लोग ही हैं जो आपके आदत की बात करते हैं कि आदत डलवा के अधिगम करवाओ। और इसको आप समझने के लिए चाहे अनुकूलित अनुक्रिया का ले लीजिए, चाहे स्किनर का, किसी भी व्यवहारवादी का लीजिए, वहाँ यही देखेंगे कि इन लोगों ने अपने रिसर्च में क्या किया, आदत डलवाया। जिस भी एनिमल पे, जिस भी जीव पे इन्होंने अपना रिसर्च किया उसको आदत डलवाया था। ठीक है, आदत डलवा डलवा के उनके अंदर हैबिट फॉर्मेशन कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने अपनी थियोरी दी थी। तो आपका बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है जो हैबिट फॉर्मेशन पे एम्फेसिस डालता है, जोर डालता है, इसको प्रमोट करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है
इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी बेस्ड ऑन, मतलब संरचनावादी कक्षा में आपकी जो भाषा का अधिगम है वो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है, किस पर उसका बेस होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद, आपका एनसीएफ यहीं से इंस्पायर्ड है, आपकी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहीं से इंस्पायर्ड है, जो आपके देश में अभी शिक्षा व्यवस्था है वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही आधारित है। और कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे को क्या करता है, एक सक्रिय निर्माणकर्ता के रूप में देखता है, मतलब एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज देखता है कि वो अपने नॉलेज का, ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माता करते हैं, बच्चों को एक्टिव रखेगा, बच्चों को कहता है कि जाओ समाज में इंटरेक्शन करके चीज़ों को देख करके सीखो, ठीक है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे इनाम पुरस्कार इन चीज़ों की बात नहीं, तो यहाँ पे बच्चा एकदम सक्रिय रहेगा, बच्चे की मनमानी चलती है, ठीक है। इस रूप में समझिए कि कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे की मनमानी चलती है, बच्चे को फ्री रखा जाएगा, वो सीखेगा। तो पहला कह रहा है केयरफुल्ली कंप्लीटिंग लैंग्वेज सिलेबस, केयरफुल्ली कंप्लीटिंग लैंग्वेज सिलेबस मतलब जो भाषा का पाठ्यक्रम है उसको सावधानी पूर्वक कंप्लीट करा देना, पूरा करा देना। तो देखिए दोस्त, कभी भी ये देखिए एक तरफा वो है, ठीक है, बस सिलेबस कंप्लीट करा देना उसके बाद से और अन्य चीज़ों को हमें सिलेबस कंप्लीट कराने से भी ज़्यादा क्या जरूरत है कि बच्चा जो है उस सिलेबस को सीख पाए, ठीक है, उसका अधिग्रहण कर पाए। ऐसा नहीं कि बस सिलेबस कंप्लीट करा दिए तो हो गया, ये तो एक अच्छे टीचर का गुण नहीं है कि बस सिलेबस को कंप्लीट करा देना। सिलेबस कंप्लीट कराना एक जो खींच वाला शिक्षक होता है, ठीक है, जिसके अंदर खींच युक्त है, परेशान है, उसको पढ़ाना नहीं पसंद है, बस उसके अंदर ये भाव होता है कि किसी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करवा के बस हो गया, किसी तरीके से मेरे ऊपर से बोझ उतरा। तो ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, उस सिलेबस को बच्चा हमारा सीख तो पाए। ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन, मतलब ग्रुप में बच्चा समूह में डिस्कशन करे, वाद विवाद करे और पीयर इंटरेक्शन अपने सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करे। बिल्कुल, देखिए पीयर इंटरेक्शन की बात आपके कौन करते हैं, वाइगॉत्स्की करते हैं, ठीक है। पीयर इंटरेक्शन की बात कौन करते हैं, वाइगॉत्स्की करते हैं। ग्रुप डिस्कशन की बात कौन करते हैं, वाइगॉत्स्की करते हैं। तो आप समझ गए होंगे वाइगॉत्स्की कौन है, वाइगॉत्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। वाइगॉत्स्की क्या है, संरचनावादी हैं, ये आपके संरचनावादी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यही विकल्प आपका सही हो गया। फिर भी हम सी देखते हैं। सी कह रहा है मिनट ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्ड्स हैंड राइटिंग डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि आप उसके जो हैंड राइटिंग का विकास है उसका अवलोकन करेंगे और उसका रिकॉर्ड रखेंगे। देखिए, क्या आप इसलिए शिक्षक हैं, क्या ये मेन उद्देश्य होना चाहिए कि बस बच्चा लिखने के कौशल में कैसा है, लिखना बस उसको आता है, उसका लिखना ही नहीं। देखिए एक तरफा जा रहा है कि बस हैंड राइटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, आपका हियरिंग, सब कुछ उसका इम्प्रूव होना चाहिए। बस हैंड राइटिंग से नहीं हमारा काम चलेगा, ठीक है। एक तरफा आंसर है, और एक तरफा आंसर मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, जहाँ एक तरफ दबाव दिया जाए, एक ही चीज़ को केंद्र में रखा जाए, वो विकल्प आपका सही नहीं होता है। करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड, मतलब जो स्पेलिंग है उनके एरर जो है, उनमें जो त्रुटियां हैं उनको करेक्ट करना, और मेक श्योर ये सुनिश्चित कर देना कि वो जो गलतियां उनको दोबारा बच्चा ना करे। अरे दोस्त, ऐसा कभी हो सकता है? वो तो छोटा बच्चा है प्राथमिक स्तर का, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि क्या आप इतना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमसे गलती नहीं होगी। देखिए, लर्निंग इज ए नॉर्मल प्रोसेस एंड नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉरी मेकिंग एरर्स इज ए नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस ऑफ योर लर्निंग। तो बिना बच्चा गलती किए, ठीक है, कैसे सीखेगा? गलतियां बच्चे के व्यवहार में, बच्चे के सीखने में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उसी के द्वारा शिक्षक समझ पाता है कि हमारा बच्चा कैसे सीख रहा है। और आप कह रहे हैं कि करेक्ट कर देंगे स्पेलिंग को और ये श्योर कर देंगे दोबारा गलती ना करे। दोस्त, जो इंसान है या बच्चा है, ठीक है, वो अपने जन्म से मृत्यु तक गलतियां करता है और सीखते रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये मेक श्योर कर देंगे दोबारा गलती ना हो। अरे एक स्पेलिंग में सिखा देंगे, अगले में गलती कर देगा। और इंग्लिश तो जान ही रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप से कितनी क्लिष्ट भाषा है, कितना क्लिष्ट है इसका स्वरूप, कि इसको समझना इतना आसान होता नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दोबारा गलती ना करे? तो ये विकल्प आपका गलत है। आपका सही विकल्प क्या है कि ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करेंगे। संरचनावादी दृष्टिकोण ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करता है, और पीयर इंटरेक्शन सहपाठी अंतःक्रिया को प्रमोट करता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है।
सिलेबस कंप्लीट करा देना, बच्चे को समझ में ही ना आए बस आप सिलेबस कंप्लीट करा के हट गए, ये बात गलत है। आप मिनट ऑब्जर्वेशन कर लिए, रिकॉर्ड कर लिए, बस उसके हैंड राइटिंग बस वो बढ़िया बढ़िया लिख रहा है, समझ में उसके भले कुछ ना आए, करेक्ट कर देना स्पेलिंग को, और ये सुनिश्चित कर देना कि दोबारा गलती मत कर देना। ये तो एक तरह से इसमें कठोरता भी आ जा रहा है, गलत हो गया। हमारा ये सेशन देखिए आज का यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इस सेशन का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपके क्वेश्चंस आंसर के साथ आपको मिलते हैं। और आपका कोई भी बात हो मुझ तक पहुँचाना हो तो यहाँ मेरा नीचे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है walaseated@gmail.com। इसके माध्यम से आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो सीटेट को लेके, एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, कोई चीज़ समझने में समस्या आती हो तो आप मुझे मेल करके मुझसे समझ सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए दोस्त थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में। पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि देखिए जो संघर्ष नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो हमारा संघर्ष करना हमारे हाथ में है, हमको बस पढ़ना है, मेहनत करना है। बाकी आगे क्या होगा वो तो डिपेंड करता है, फ्यूचर कौन जानता है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप बस तैयारी कर सकते हैं। तो खूब तैयारी करिए, खूब मन से पढ़िए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।